हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक संस्कृति को मैं पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले इसको दो भाग में बांटेंगे। पहले देखेंगे पूर्व वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक संस्कृति को देखेंगे। चलिए, तो देखेंगे पूर्व वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले इसको फॉर्मेट में देख लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके इसको हम लोग सब विश्लेषण से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्यों के जो क्या इनके लेकर क्या समस्या था उसको देखेंगे। उसके बाद प्रारंभिक इनके निवास स्थल को देखेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक जीवन जो धर्म से संबंधित देखेंगे। इसके बाद इसके स्रोत जिसमें ऋग्वेद को देखेंगे। उसके बाद आर्थिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे और एक राजनीतिक जीवन को देखेंगे। तो इस तरह से पहले हमको इस प्रकार से देख लेना है कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएंगे पढ़ने में। तो देखते हैं दोस्तों, इसके सबसे पहले आर्यों की समस्या को देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आर्य कौन थे, इसके बारे में इतिहासकार में बहुत से मतभेद हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह माना जाता है कि आर्य पूर्व से यूरोप से आए थे और एक यूरोपियन भाषा बोलते थे, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य का प्रारंभिक निवास स्थल कहाँ था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो कि आरंभिक क्षेत्रों में था, ठीक है। तो इसके बारे में और देखेंगे कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र की चर्चा मिलती है और यहाँ हमें अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ की जानकारी मिलती है, ठीक है, जो ऋग्वेद में। तो कुछ नदियाँ कौन सी हैं वो नदियाँ को हम लोग देखते हैं, कौन सी नदियाँ हैं। तो नदियाँ में देखेंगे जैसे कि गोमला जो अभी वर्तमान में इसको गोमत कहते हैं। उसके बाद सुबंस्तु जो कि इसको स्वात के नाम से जानते हैं अभी। उसके बाद कुंभा जो कबूल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कुरम जो कि कुरमू के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बहुत सी नदियां का उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की बहुत सारी नदियां का उल्लेख कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती हैं। तो जैसे देखेंगे नदियां में देखेंगे सिंधु जो सबसे अधिक बार इसकी वर्णित की गई है, ठीक है। विस्तृता जिसे वर्तमान में झेलम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अस्कनी जिसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद पारुष्णी जिसे अभी रावी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बिपाशा जिसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सरस्वती जिसे हम लोग माते तमा और नदी तमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद सतलज जिसे सतुद्री के नाम जानते हैं। उसके बाद है गंडक जिसे हम सदा नीरा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नदियाँ जिनकी ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा उल्लेख किया गया है, तो इस सारे नदियाँ के नाम आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग सब। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि आर्यों ने हिमालय पर्वत की हिमपत क्या कहा था? तो हिमपत कहा
और इस समय आर्य भारत के भीतरी हिस्सों से परिचित नहीं थे। अभी आर्य बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में थे और ये भी भारत के भीतरी जो हिस्से थे उनसे इनको परिचित नहीं था। इसके अलावा अभी इन्हें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी आर्य को, क्योंकि अभी ये पूरी तरीक़ा से भारत में भी इनकी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में देखेंगे क्या है। ऋग्वेद की रचना जो कृष्णा द्वैपायन जो वेद व्यास के द्वारा की गई है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः देवताओं की प्रार्थना की गई है। और ऋग्वेद के दूसरा और 7वां मंडल जो सबसे पुराना मंडल है, इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। किसको? 7वां और दूसरे मंडल को। वेदों में सबसे प्राचीन अगर वेद की बात करें तो हमारा ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में तच जो बढ़ई के लिए और कर्म जो कि धातु कर्मी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, तच किसके लिए? तो बढ़ई के लिए है, और कर्म किसके लिए है? धातु कर्मी के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, और ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल जो सबसे पुराना है और इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और इन वेद की रचना किसने की थी? तो कृष्ण द्वैपायन, जिसे वेद व्यास के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसको इतना ध्यान में रखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पूर्व वैदिक काल के समाज कैसा था, उस समाज के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके समाज क्या था। ठीक है, तो इस समय समाज पूर्वतः किसी कबीले पर आधारित था। लोग कबीले में रहते थे। 2 सामाजिक समूहों की यहाँ पर चर्चा मिलती है। ठीक है, इसमें एक आर्य थे और एक अनार्य थे। ठीक है, यहाँ समाज पितृत्वात्मक था और पिता परिवार के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कौन? तो पिता। ठीक है, जो परिवार के सबसे जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, जो कि पितृत्वात्मक समाज था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आर्य और अनार्य 2 समूहों की चर्चा मिलती है। ठीक है, उसके बाद है कि इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल सही है, यहाँ अच्छी थे। शिक्षा प्राप्त करने के इनको पर्याप्त अवसर मिलता था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे उसके बाद इस समय ऋग्वेद की बहुत सारे मंत्रों की रचना महिलाओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्रों की रचना महिलाओं के द्वारा की गई थी, जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वहरा, इस सारे जो रचना की गई है मंत्रों की, ये महिलाओं के द्वारा की गई है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर महिलाओं का विवाह शिक्षा के बाद किया जाता था। इस समय समाज में आर्य और अनार्य का संघर्ष हमें दिखाई देता है। जो आर्य थे और अनार्य थे, 2 अलग अलग जो बटे थे और जो काफ़ी यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम सब आगे क्या है, यहाँ देखेंगे। आर्य पति दास दस्यु और ये चोरी करने का कार्य करते थे। कौन? अनार्य। ठीक है, अनार्य जो क्या करते थे? पति दास जो दास्यु जो थे वे चोरी करने का काम करते थे। और समाज में गाय को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था और अधिकतर युद्ध गायों को लेकर होती थी। इसलिए हमें कुछ शब्द मिलते हैं गाय के लिए, जैसे गवेष्टि, गोप, गोधली और गोधन। ये सभी शब्द किसके लिए? गाय के लिए प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर गायों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या देखा जा रहा है, क्योंकि जो अनार्य थे वो आर्य के गाय को चुरा लेते थे और उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके बीच संघर्ष होता था। ठीक है, और इस प्रकार से गाय के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें और क्या है। इसमें है कि समाज में अभी भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं और उनके सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा यज्ञ और धार्मिक आयोजनों में महिलाओं के पुरुषों के साथ में भाग लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि इस समाज में जो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और महिलाएं जो पुरुषों के साथ सभा और समिति में उनको भाग लेने का अधिकार था। यज्ञ और धार्मिक अन्य प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते थे उन महिलाएं भी यहाँ पर भाग लेती थी। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे पूर्व वैदिक
उसके बाद देखेंगे पूर्व वैदिक काल के सांस्कृतिक जीवन कैसा था, अभी देखेंगे। अभी इनके सांस्कृतिक सरल थी और लोग देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। अभी लोग सभी सभी चीज़ अभी सही ढंग से चल रहा है। देवताओं में जैसे देखे जाए इंद्र जो कि युद्ध और झंझावट के वर्षा के देवता थे। अग्नि जो कि ऋग्वेद में इस देवता को अतिथि की उपाधि दी गई, किसको, अग्नि को। और एक गरुड़, इन प्रकार के देवताओं को यहाँ पर पूजा की जाती थी, ठीक है। इंद्र किसके लिए थे, तो युद्ध के लिए, झंझावट और वर्षा के लिए थे। अग्नि जो ऋग्वेद में इस देवता को अतिथि की उपाधि दी गई है, और गरुड़, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमें यहाँ देवताओं की तुलना देवियों का समान कुछ नीचे दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देवी देवताओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर और क्या है। उसके बाद है कि इस समय लोग स्तुति जो कि प्रार्थना और यज्ञ आदि के द्वारा देवी देवताओं की पूजा करते थे। और इस काल में धर्म का कर्म कांड का प्रधान नहीं, मैंने अभी यहाँ पर ही धर्म में किसी प्रकार की कर्म कांड की प्रधानता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था, ठीक है। जो वैदिक जो देवता थे उसमें बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे पुरोहित मिश्र होते जो पूजा कराने वाले होते हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था कैसा था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के बहुत बड़ा व्यवस्थित रूप हमें नहीं दिखाई देता। यहाँ पर ही अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा हमको व्यवस्थित रूप नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अभी इनके जीवन में पशुपालन का अधिक महत्व था, कृषि इनका दूसरा पैसा था। यानी कि पशुपालन इनका काफ़ी महत्व यहाँ पर दिया जा रहा था, और कृषि जो था इनका दूसरा पैसा था, ठीक है। अभी संपत्ति की अवधारणा में जमीन के रूप में यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, यानी कि अभी इसकी लेकर कोई ज़्यादा यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या बोला जा रहा है। एक मिनट दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि अभी संपत्ति की रूप में किसी प्रकार कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इस समय मुख्य फसल जो कि जौ, जिसे हम यौ भी कहते थे, ठीक है। और पूर्व वैदिक आर्यों की खेती, जुताई, बुआई, कटाई आदि की जानकारी थी, लेकिन अभी कृषि का महत्व यहाँ पर नहीं है। कृषि इनका क्या था, दूसरा पैसा था, ठीक है। और पहला पैसा क्या था इनका, जो कि पशुपालन था। उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पूर्व वैदिक कालिक जो कि शिल्प और व्यवसाय इनका क्या था। इस समय लोगों को कई धातुओं का ज्ञान था, जैसे देखा जाए सोना, चांदी, कांसा, तांबा और पीतल, मतलब इन सारे धातुओं का इनको यहाँ पर ज्ञान है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के मृत भांड भी यहाँ पर बनाते थे लोग, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धातु का ज्ञान था, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल और इसके अलावा जो यहाँ पर मृत भांड भी ये लोग बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे लोग। उसके बाद है पूर्व वैदिक काल की धर्म क्या था, उसको देखेंगे। इस समय धर्म की हमें काफ़ी विविधता दिखाई देती है। धर्म जैसे एकेश्वरवाद जो एक भगवान को मानने वाले, सर्वेश्वर, बहुदेववाद। इस समय हमें 3 प्रकार की पूजा पद्धतियाँ की जानकारी मिलती है, ठीक है। जिसमें जो भूमि की पूजा करते थे, अंतरिक्ष की और आकाश की पूजा यहाँ पर करते थे। तो ये इनका जो क्या था, धार्मिक व्यवस्था था, ठीक है। जो कि यहाँ पर एकेश्वरवाद, बहुदेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद आदि के यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इस समय धर्म का अभी भी कर्म कांड प्रधान नहीं था, यानी कि अभी भी कर्म कांड का यहाँ पर प्रधानता नहीं देखी जा रही, ठीक है। यहाँ के लोग प्रथाओं पर जोर देते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। यहाँ के लोग पूरी तरीक़ा से पूजा और यज्ञ करते थे। और अभी यहाँ पर जो है धर्म में किसी प्रकार की कर्म कांड की प्रधानता यहाँ पर ही नहीं दिखाई देती। लोग यहाँ प्रार्थनाओं पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे।
उसके बाद आगे देखेंगे कि पूर्व वैदिक कालिक जो कि राजनीतिक व्यवस्था कैसा था इनका देखेंगे। इस समय राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है। कबीले के मुखिया के रूप में जो राजन होते थे, जिस पर उनका पद क्या था, अनुवांशिक था। लेकिन यहाँ पर अभी किसी तरीके से जो है एक अनुवांशिक रूप से कोई यहाँ स्पष्ट राजा का कहीं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, जो कबीला होता था वही उनका मुखिया, कबीले के जो मुखिया होते थे उन्हीं को यहाँ पर राजन के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और जो क्या था, एक अनुवांशिक पद था। ठीक है, कि राजा के बेटा राजा ही बनेगा। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद है किंतु आगे चलकर जो बाद में सभा का अधिकार, मैंने कि किंतु आगे चलकर बाद सभा का अधिकार भी नहीं था यहाँ पर, और ना ही एक निश्चित कर व्यवस्था थी। और अभी यहाँ लोग स्वेच्छा से कबीले के मुखिए को जो वस्तुएं देते थे, मतलब यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अभी किसी प्रकार की कोई निश्चित कर नहीं था। जो कबीला के जो मुखिया थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको स्वेच्छा से कुछ वस्तुएं दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ और देखेंगे इसमें और क्या है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम लोग सब उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग सब उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या हमारा है, इसको पहले देखेंगे, इसमें कैसे पढ़ना है भी देखेंगे कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में यहाँ पर हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि स्रोत को देखेंगे, इनके निवास स्थल को देखेंगे, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था और धर्म, इन सारे चीज़ों को हम इसमें एक एक कर करके देखेंगे। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। तो चलिए एक एक कर करके इसको देखते हैं हम लोग सब क्या है इसमें। देखिए, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का स्रोत सबसे पहले देखेंगे। इस काल की जानकारी के लिए हमें जैसे सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आदि से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो इनके जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से कैसे इस चीज़ को हमको जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक आदि से जानकारी हमको उत्तर वैदिक काल के पता चलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक कर करके देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग सब सामवेद। ठीक है, सामवेद को देखेंगे सबसे पहले। तो सामवेद जो संगीत, जो गायन से संबंधित है, इसमें यज्ञों के समय कैसे मंत्र गाए जाएंगे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय संगीत की शुरुआत इसी समय मानी जाती है, क्योंकि इसमें आलाप, सुर और वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। यानी पूरी तरीक़ा से संगीत से संबंधित है कि उस समय जो यज्ञ होते थे और उस यज्ञ में मतलब कि कैसे मंत्र को गाए जाएंगे, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा जा रहा है। ठीक है, सुर के आलाप, जो वाद्य यंत्रों की जानकारी यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखेंगे, एक मिनट, उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। ठीक है, इस पे कर्म कांड का संकलन है। इसके अलावा यज्ञ और बलि के समय किए जाने वाले विधि विधान का उल्लेख होता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा कर्म कांड देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जो विधि विधान में इसका उल्लेख किया गया है, यज्ञ के समय और बलि के समय। अब यहाँ पर हमारा कर्मकांड शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखेंगे। इस समय एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य, कहानी, पद, कविता दोनों में लिखा गया, यानी गद्य और पद दोनों में लिखा जाने वाला जो हमारा वेद है, ग्रंथ है, वो कौन सा है, यजुर्वेद है। ठीक है, गद्य को 2 भागों में बांटा गया है, उसमें शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, इस वेद में आम जनता से संबंधित, जिसमें तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, जादू टोना की जानकारी हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ, तो ये अथर्ववेद में देखने को मिल रहा है। जो भी अंधविश्वास है, किसी को वश में करना, जादू टोना,
तंत्र मंत्र आदि की जानकारी कहाँ पर मिल रही है, तो अथर्ववेद में देखने को मिल रही है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों की उपचार की विधियाँ जो आज भी झाड़ फूँक किया जाता है, ठीक है, तो इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति इसी वेद को माना जाता है, किसको, अथर्ववेद को माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, ठीक है। इसमें कर्म कांडों के संकलन किया गया है, ठीक है, तथा ब्राह्मण ग्रंथों से हमें इस काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष की जानकारी यहाँ पर मिलती है। किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में ये सारी चीज़ देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखेंगे इसमें और क्या है। उसके बाद है अरण्यक ग्रंथ, ये क्या है इसको देखेंगे। यह ग्रंथ जंगलों में लिखे गए हैं, जिसमें वेदों के रहस्य में उनके चिंतन पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया। किसमें, अरण्यक ग्रंथ। अरण्य के मीन्स जंगल ही होता है। जो यह ग्रंथ जंगलों में लिखे गए हैं और जिसमें कि वेदों के जो रहस्य हैं उनके जो चिंतन है उस पर काफ़ी इस पर बल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद, इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसमें वेदों का दर्शन स्पष्ट किया गया है और इसमें कर्म कांड की इसमें निंदा की गई है। किसमें, उपनिषद में, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थल, ठीक है भाई, इनके निवास स्थल को बारे में देखेंगे। इस काल में लोगों ने भारत में पूर्व दिशा की ओर से प्रस्थान किया। देखते हैं पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, ठीक है। और ये लोग भारत के आंतरिक हिस्सों में पहुंचने लगे, क्योंकि इस काल में ग्रंथों में गंगा जमुना की दोआब, आगे देखते हैं एक मिनट, गंगा जमुना के दोआब, कौशल प्रदेश, विदेह क्षेत्र जहाँ राजा जनक का क्षेत्र था, विंध्य पर्वत, नर्मदा घाटी की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग भारत के आंतरिक हिस्सों में लोग धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं और इस काल के ग्रंथों में जैसे गंगा जमुना के जो दोआब था, कौशल प्रदेश, विदेह क्षेत्र जो राजा जनक के क्षेत्र था, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी की चर्चा यहाँ पर ही हमको मिल रही है, ठीक है। अब इनके जो भारत में आंतरिक हिस्सों में प्रवेश शुरू हो गया है। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो सामाजिक जीवन कैसा था वो देखेंगे। इस काल में आर्यों ने कबीलाई जीवन को छोड़ दिया, यानी कि जो कबीलाई में जो कबीले में रहते थे वो छोड़ दिए और अपना स्थायी जीवन में प्रवेश कर दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है कि जो कबीले में रहते थे कबीले से निकलकर अब वो एक अस्थायी जीवन में प्रवेश कर लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या हुआ। इस समय समाज में संपत्ति की अवधारणा आती है। यहाँ का समाज टूटकर 4 वर्गों में बट गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक वर्ता जिसको मजदूर, किसान, शूद्र और पशुपालक भी इनको कहा जाता था। यहाँ पर जो समाज था टूट गया, ठीक है, और टूटकर इन 4 जो हमारे वर्ग थे उसमें ये बट गए, ठीक है। जिसको आगे देखेंगे और क्या इसमें है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विज कहा गया। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाले, और इन्हीं तीनों को उपनयन संस्कार जिसको भोज का अधिकार दिया गया, ठीक है, बाकी और किसी को नहीं दिया गया। आगे है कि सभी वर्गों की महिलाएं और शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, उन्हें अधम निम्न श्रेणी में इनको रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ काफ़ी हमको परिवर्तन देखने को मिल रहा है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, कि यहाँ पर ही महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ उनको बिल्कुल जो है इन सारे जो उपनयन संस्कार थे उनको वंचित कर दिया गया और उन्हें एक निम्न श्रेणी के में इनको रखा गया, ठीक है। उसके बाद किंतु अभी भी यहाँ पर अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर जो छुआछूत है अभी यहाँ पर उदय नहीं हुआ। भले इनको वंचित कर दिया गया है लेकिन अभी यहाँ पर जो है अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ, लेकिन छुआछूत अभी यहाँ पर ही उदय नहीं हुआ है। आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति देखेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में
महिलाओं की दशा खराब होने लगी, सभा और समिति में इनकी भागीदारी कम होने लगी। यानी कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल में जो महिलाओं के जो एक अच्छा स्थान दिया जा रहा था, और यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे और इसमें क्या है बताया जा रहा है। इस समय लड़कियों का विवाह कम आयु में किया जाने लगा। कई ग्रंथों में लड़कियों को जन्म की निंदा किया गया। ठीक है, माने कि इनका विवाह भी काफ़ी कम उम्र में यहाँ पर होने लगा है, और उनके जो जो लड़कियों के जो जन्म है उनको यहाँ पर ही निंदा किया गया है। एक त्रैव जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें लड़कियों की जन्म की निंदा की गई है और पुत्री को दुख का कारण यहाँ पर ही बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हमको परिवर्तन चेंजिंग देखने को मिल रही है, खासकर महिलाओं के लिए। तो आगे देखेंगे। ठीक है, समाज में अभी भी बहु विवाह नियोग प्रथा मीन्स होता है जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई हो तो उसके बाद उसका विवाह जो है पति के छोटे भाई के साथ कर दिया जाता था। ठीक है, उसी को योग विवाह यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, का प्रचलन यहाँ पर ही होने लगा। ठीक है, इस समय गोत्र की चर्चा देखने को मिलती है कहाँ पर ही, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इसमें और आगे देखेंगे यहाँ पर इसमें और क्या लिखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर ही आश्रम व्यवस्था क्या है। ठीक है, आर्यों ने अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा था और इसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ है दोस्तों कि उत्तर वैदिक कालिक जो इनकी राजनीतिक जीवन व्यवस्था, इस काल में धीरे धीरे राजतंत्र की व्यवस्था का विकास हो रहा था और राजा जनता के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ने लगी। यानी कि यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है राजा और जो जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रही है। इनके बीच की जो दूरी थी वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ने लगा था। उसके बाद यहाँ पर है कि राजा की हैसियत में पहले की तुलना में बदलाव आया और कबीले के दूसरे सदनों के इनको विशेष माना गया। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा राजा में देवत्व का आरोपण किया गया और इसी समय कई प्रकार के हमें यज्ञ हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं। जो कबीले में जो रहते थे वो जो अपना स्थायी जीवन अपनाए, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी इनको परिवर्तन आया। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है किसी समय कई प्रकार की यज्ञ हमें दिखाई देते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इन सारे यज्ञ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं का उल्लेख किया गया। जो यहाँ पर क्षेत्र बताए जा रहे हैं तो सभी क्षेत्र के लिए अलग अलग राजा के यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, दक्षिण में भोज और पश्चिम में हमारा क्या है सौराष्ट्र। ये 4 ऐसे क्षेत्र इनको बांट दिया गया था राजाओं के लिए कि भाई जो उत्तर में रहेगा उसको विराट, पूर्व में रहेगा तो सम्राट और दक्षिण में भोज और उसके बाद पश्चिम में सौराष्ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार से और इसी आगे बताया जा रहा है कि इसी काल में जो नौकर जो शाही व्यवस्था की यहाँ पर नींव पड़ गई। कहाँ पर ही, इस सारे उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रही है। उसके बाद आगे हैं दोस्तों यहाँ पर इसी समय संग्रहित और भागदूत जो गायक अधिकारियों की चर्चा मिलती है जो कर टैक्स संग्रह करते थे। अब यहाँ पर टैक्स को पूरी तरीक़ा से निश्चित कर दिया जा रहा है। ठीक है, तभी तो बताया जा रहा है कि भागदूत और एक जो गायक जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, टैक्स को संग्रह करते थे। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ दिखाई देता है, जहाँ राजा पहले स्वेच्छा से टैक्स लेते थे अब यहाँ पर निश्चित कर लगा दिए। ठीक है, तो काफ़ी देखने को यहाँ पर मिल रहा है बदलाव कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, राजा को जो कि अपनी इच्छा से कुछ वस्तुएं दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं है, उसकी चेंज कर दी गई है और यहाँ पर बदलाव करके जो है एक निश्चित कर की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है, एक मिनट, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो है
राजा के पास कोई प्रकार सेना नहीं, यानी किसी प्रकार यहाँ पर अभी भी राजा के पास जो कोई सेना नहीं है, यानी सेना के यहाँ पर कोई अभी जिक्र नहीं किया जा रहा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था कैसा था उसको देखेंगे। ठीक है। इस काल में अस्थायी जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था का विकास हुआ ना, जो उनकी अनुरूप जो उनकी आवश्यकता हुई उसके अनुसार यहाँ पर क्या हुआ, उस चीज़ों को विकास यहाँ पर होने लगा। ठीक है। और इस समय कृषि प्राथमिक व्यवसाय हो गया। उदाहरण के लिए हमें कई प्रमाण मिलते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था, पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कृषि जो था इनका प्रथम व्यवसाय हो गया। उसके बाद उदाहरण के लिए देखें हम तो 2, 4, 8, 24 बैलों के द्वारा यहाँ पर खेती का साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कृषि जो है इनका पहला व्यवसाय हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर 2, 4, 8, 24 बैलों के द्वारा खेती के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आगे देखेंगे कि यजुर्वेद में ब्रीहि शब्द का उल्लेख जो कि हमको धान के लिए की गई है। इसके अलावा गोधुल शब्द की चर्चा हमें मिलती है जिसका अर्थ होता है गेहूँ, और जौ और यौ आदि की जानकारी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। यजुर्वेद में ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे पशुपालन। ठीक है। पशुपालन पहले के ही समान जो चलता रहा, जो कि उनका पशुपालन पूर्व वैदिक काल में देखें तो क्या था, उनका पहला पेशा था, लेकिन वहाँ सेम समान चल रहा है। लेकिन अब आर्यों का दूसरा पेशा यहाँ पर बन गया। पहले इनका पहला पेशा था, तो अब यहाँ पर दूसरा पेशा बन गया है, और पहला पेशा क्या, तो इनका कृषि हो गया है। ठीक है। जानवर की बात करें तो यहाँ पर गाय, बैल, हाथी, गधा, सूअर और बकरी आदि जानवरों की यहाँ पर सूचना हमको मिलती है कि यहाँ लोग इन सब जानवरों को यहाँ पर पालन करते थे। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इनकी जो हमारा उत्तर वैदिक जो समय था, इनकी व्यवसाय और शिल्प के बारे में देखेंगे कि इस समय लोग धातुओं में जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा जैसे धातुओं का बेहतर यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहा, उपयोग दिखाई दे रहा है। ठीक है। कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इनको हो गया था। ठीक है। लोग यहाँ पर मृत भार बनाने की कला भी काफ़ी विकसित कर लिए थे, और इसके लिए वे काले, लाल, काले चित्रित जो मृत भार और चित्रित दूसरा मृत भार जिसे आग में पकाकर इसको बनाया जाता था। तो इनको यहाँ पर काफ़ी इसके बारे में जो है अपने आप में ये लोग विकसित कर चुके थे। ठीक है। मृत भार को बनाने का काफ़ी इनको नॉलेज यहाँ पर हो चुका था। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि इस काल में लोहे को महत्व स्थापित हो गया, क्योंकि इसके लिए लोहे के लिए श्याम अश्व और कृष्ण अश्व शब्द प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व स्थापित हो गया। ठीक है। और लोहे के लिए श्याम आयक्स और कृष्ण आयक्स जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो इसको लोहा का कहीं जिक्र नहीं था, तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर लोहे का यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। जगह बताया जा रहा है कि अंतरंजी खेड़ा से लोहे की प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इस जगह को आप याद रखिएगा, अंतरंजी खेड़ा, जहाँ से प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं लोहे के बारे में। इस काल में विनिमय जो व्यापार होता था कि साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग अभी भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी भी लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। मुद्रा का भी कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है। इस समय निष्क जो सोने की हार और शतमान जो कि चांदी की हार की हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है। कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। निष्क किसके लिए था, तो सोने के लिए था, और शतमान किसके लिए, तो चांदी के लिए हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल की जो धर्म व्यवस्था कैसा था। इस काल में धर्म को 2 रूप दिखाई देते हैं। ठीक है। कौन सा रूप, 2 रूप दिखाई देते, एक है कर्मकांडीय रूप और दूसरा है दार्शनिक रूप। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कर्मकांडीय रूप क्या है। इसके अंतर्गत तंत्र मंत्र, यज्ञ और पशु बलि पर अधिक जोर दिया गया। तो कर्मकांडीय से पता चल रहा है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र, चाहे यज्ञ, पशु बलि आदि पर काफ़ी
मात्रा जो है इस पर यहाँ पर जोड़ दिया गया, ठीक है, इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद यहाँ है कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा में यज्ञों का महत्व बढ़ने लगा। इन यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। और यहाँ पर जो है देखा जाए तो पूरी कर्मकांड पूरी तरीक़ा से यहाँ धर्म में परिवर्तन कर चुका था, ठीक है। पूजा को लेकर पूजा में यज्ञ के महत्व को बढ़ने लगा और यहाँ पर इन यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में ये समस्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कहा जा रहा है, जैसे कि दार्शनिक अगर बात करें हम तो इस उपनिषदों की धारा भी कहते हैं और कर्मकांडों की निंदा इसमें की गई है, किसमें? दार्शनिक रूप में, ठीक है। और ज्ञान तथा मोक्ष पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बल दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल थी उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं में जो कि असमानता देखी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर पूरी तरीक़ा से धर्म में कर्मकांड पूजा में काफ़ी ज़्यादा जो कि महत्व दिया गया और यज्ञों को लेकर इसमें जिसमें कि पशुओं की बलि को भी काफ़ी यहाँ पर देने की चर्चा यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और हमारा जो वैदिक सांस्कृतिक सभ्यता ये हमारा समाप्त हो जाता है। और इससे संबंधित मैं कल MCQ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देख लेंगे क्योंकि जब मैं MCQ क्वेश्चंस कराऊँगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगा, ठीक है।